नमस्कार। इस बार पूर्ण विराम में हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने इस बार अपने नए सियासी प्रयोगों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अखिलेश ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव में कोई भी नया प्रयोग नहीं करेंगे। दरअसल 2017 से लेकर 22 तक अखिलेश ने बार बार नया प्रयोग किया और हर बार असफल साबित हुए। तो एक सवाल खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले अखिलेश ने अपने नए प्रयोगों से किनारा क्यों कर लिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी स्वागत। आज जो हमें लाल टोपी मिली है और अगर काली सदरी पहन करके राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मौके पे कह सकता हूं, नेताजी ने ही हम लोगों को दिया और नेताजी की वजह से ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अखिलेश यादव को मुलायम की लाल टोपी भी मिली, काली सदरी भी मिली, उनकी कुर्सी भी मिली और विरासत भी मिली, लेकिन वो मकाम आज तक अधूरा है जहां तक मुलायम पहुंच गए थे। करीब 14 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और अखिलेश ने बीते गुरुवार को गाजीपुर से इसके लिए हुंकार भी भर दी। बड़ी बात ये रही कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन के लिए साफ साफ मना कर दिया है। हम समाजवादी लोगों ने भरोसा किया है और जो कुछ कर सकते थे त्याग, गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब यूपी की सियासत में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चुनाव से 14 महीने पहले ही अखिलेश ने गठबंधन की बात को पानी की तरह साफ क्यों कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। इसमें ओपी राजभर की सुभाषपा, कृष्णा पटेल की अपना दल के, केशव देव मौर्य की महान दल और संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट थी। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा का गठबंधन था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ओपी राजभर और केशव देव मौर्य पहले ही गठबंधन तोड़ चुके हैं और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट सपा के साथ ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस बात का आंकलन कर रही है कि वो वर्तमान में विपक्ष के सबसे मजबूत एक स्तंभ के रूप में है और आगे राजनीति में घटनाक्रम लगातार बढ़ता और बनता बिगड़ता रहता है। आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी वर्तमान में जिस प्रकार से काम करना है तो अपनी मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। यानी रालोद और अपना दल के को छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरा दल अखिलेश के साथ मजबूती से दिखाई नहीं देता और अखिलेश ने साफ कर दिया है कि वो इन्हीं दलों के साथ अब लोकसभा की लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खुद में एक बहुत मजबूत पार्टी है, शक्तिशाली पार्टी है, एक बड़ा जनाधार है। 37% वोट है समाजवादी पार्टी के पास। उसको और बढ़ाने के लिए कवायद समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, बहुत सारी चीजें परिस्थितियों को देख करके और जो वो समय होता है उपयुक्त, उस समय पर तमाम चीजें निर्णय होती हैं। ये पहली बार नहीं जब अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन न करने के बारे में कहा है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं करेंगे चुनाव में। चूंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दो ध्रुव बन चुके हैं। ऐसे में वो गठबंधन करके किसी तीसरे की एंट्री करने का मतलब है उसके लिए स्पेस बनाना। अखिलेश ने जिस वक्त गठबंधन को लेकर स्थिति साफ की, उस वक्त वो गाजीपुर में थे, यानी पूर्वांचल की जमीन पर, और यहीं से उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब साइकिल अकेले ही दम दिखाएगी। यूं भी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ जुड़ना समाजवादी पार्टी के लिए हितकर नहीं साबित हुआ। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनावों में मात्र 2.5% वोट मिली, 2.5 भी नहीं मिली, 2.4% वोट मिली। उससे अधिक वोट तो रालोद जैसी एक छोटी पार्टी ले आई। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को घुटनों पर लाना चाहते हैं। कांग्रेस से गठबंधन करके भी देख चुके हैं अपना भविष्य और हश्र, बीएसपी से गठबंधन करके भी अपना हश्र देख चुके हैं। इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। हताश व्यक्ति की ये परिभाषा है, हताश व्यक्ति की भाषा है।
अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया उसकी चर्चा सबसे ज्यादा कांग्रेस में हो रही होगी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है और कांग्रेस की कोशिश बीते कई महीनों से विपक्ष को एकजुट करने की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये फैसला कांग्रेस को चुभने वाला रहा। इनको डर ये है कि अगर हमने गठबंधन कर लिया और जो वोट बैंक कांग्रेस का कभी हुआ करता था वही वोट बैंक हमारा है, उसी पे हमारी पार्टी चल रही है, अगर वो हट जाएगा तो हम जीरो हो जाएंगे, चाहे वो सपा हो या बसपा हो। तो इसलिए एक खतरा तो ये है। आगे उनकी गलतफहमी कहें या एक डर ये भी है, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है तब से कांग्रेस का जो थर्मामीटर है, यानी कि कांग्रेसियों का जो तापमान है वो बढ़ गया है, उनका जोश बढ़ गया है, उनका उत्साह बढ़ गया है। तो ऐसे में ये डर ज़रूर पैदा हो गया कि कहीं कांग्रेस ज़्यादा मजबूत तो नहीं हो जाएगी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कहावत पुरानी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की बात को नकार कर सियासत में बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि सवाल अभी ये जिंदा है कि अगर उन्हें छोड़कर जाने वाले दल वापस आना चाहेंगे तो क्या इसके लिए सपा के दरवाजे खुले रहेंगे या नहीं। ऐसे परिदृश्य में इस विचारधारा और इस सोच से हमारे पास इतना पर्याप्त वोट और जनाधार होगा कि हमें कांग्रेस और बसपा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प समाजवादी पार्टी अपने बचे हुए सहयोगों के साथ देगी। ये बिल्कुल सही फैसला अखिलेश जी का। उन्होंने जो प्रयोग किया 2017 में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने ज़्यादा सीट ली और ज़्यादा सीटें हार गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन हुआ, अपने आप को उन्होंने सैक्रिफाइस किया और ख़राब सीटें जो शहरी सीटें थी वो समाजवादी पार्टी ने लिया और बसपा को ग्रामीण सीटें दी जहां ज़्यादा रिजल्ट निकल सकता है। देखिए, ये भी हर चुनाव में एक्सपेरिमेंट करते हैं और 2017 में इन्होंने गठबंधन करके देख लिया है और 2022 में भी गठबंधन कर लिया, 2019 में भी गठबंधन करके देख लिया है। जो परिणाम इनको मिलना चाहिए वो परिणाम इनके पक्ष में नहीं, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं और ये खुद जो समाजवादी पार्टी के लीडरशिप है, जो नेतृत्व करता है, उनके जो जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है और जिस तरह जनता के बीच में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक धमक जमाने का प्रयास किया है, कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह अपमानित करने का, लोगों के साथ अन्याय करने का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। अखिलेश ने 3 चुनावों में 3 नए प्रयोग किए, लेकिन कभी भी उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर सच है कि अखिलेश ने हाल के विधानसभा चुनाव में जो छोटे दलों को जोड़कर सियासत शुरू की, वो कहीं न कहीं उनका हौसला बढ़ा रही और यही वजह है कि उन्होंने पुराने दांव को नई धार देनी शुरू कर दी है। केवल अपने किसान और नौजवानों पे भरोसा करके और बुनकर भाइयों पे भरोसा कर करके अगले चुनाव में साइकिल ही साइकिल लड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड वोट मिले थे। इसे अखिलेश यादव के सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण माना गया। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों का एक गुलदस्ता तैयार किया था जिसमें पिछड़ी जाति के नेताओं की भरमार थी। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव फिर वही फार्मूला दोहराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का मानस विवाद तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव शूद्र वाली राजनीति। ये कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों को रिझाने की सपा की लगातार कोशिश देखी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस वाला जो मुद्दा छेड़ा है वो अखिलेश के समाजवाद की पुरानी रणनीति का विस्तारवाद है। दरअसल अखिलेश का पूरा फोकस पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोटर पर है। सपा ये मानकर चलती है कि मुस्लिम और यादव वोट पहले से ही उसके पास है। और इसमें अब अति पिछड़ों और दलितों को बड़ी संख्या में जोड़ने की तैयारी है, जिसके लिए रामचरितमानस की चौपाइयों और शूद्र वाले विवाद को रफ्तार दी जा रही है। हम तो रामचरितमानस की चौपाइयों के वंश,
जो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करते हैं, जो महिला समाज और शूद्र वर्ग को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं, नीच कहते हैं, अधम कहते हैं। 2022 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सपा भले दूसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन इस चुनाव में अखिलेश को 24 के लिए मजबूती मिली, क्योंकि पिछड़े वोटर को ध्यान में रखकर अखिलेश ने जो फॉर्मूला तैयार किया था उसमें काफी हद तक सफलता हासिल हुई। इसे इस बात से समझिए कि सपा अब तक के रिकॉर्ड वोट तक पहुंच गई। पिछले 5 चुनाव को देखें तो 2012 में सपा को 29.15% वोट मिले, 2014 लोकसभा चुनाव में 22.35% वोट मिले और उसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तब 21.82% वोट मिले और 2019 लोकसभा चुनाव में जब बसपा के साथ गठबंधन हुआ तो 18.11% वोट मिले और उसके बाद जब 2022 में पिछड़ी जातियों के नेताओं के साथ हाथ मिलाया 32.06% वोट हासिल हुए। कहीं न कहीं उसका एक प्रभाव देखने को मिला कि उनको भले ही सरकार हम ना बना पाए, लेकिन वोट प्रतिशत के रूप में हमें ज़्यादा लोगों ने सहयोग और समर्थन किया है। तो अब उसी प्रकार से आगे भी उस सहयोग समर्थन का जो लोग हम लोग को मिला है उसको आगे और बढ़त के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लगातार हम उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा उठाया गया मामला है, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बीजेपी का आदमी मानता हूँ, अगर ये मामला धर्म का मुद्दा अखिलेश जी के ऊपर रिवर्स नहीं करता है, अगर अखिलेश जी को इससे नुकसान नहीं होता तो अखिलेश जी लोकसभा चुनाव में अकेले दम पे अच्छी खासी सीटें जीत कर आएंगे। निश्चित तौर पर 2022 का परिणाम ये रास्ता दिखा दिया है कि हम लोग इस पैटर्न पर और इस सियासी गोलबंदी को साथ लेकर के चलेंगे तो 2024 के चुनाव में भाजपा का मुकाबला करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिस दिशा में अपनी राजनीति बढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल साफ है। यूपी में ताकतवर माने जाने वाले कुर्मी वोट बैंक में उन्होंने अपनी पकड़ पहले के मुकाबले मजबूत बना ली है और अब उनकी सीधी नजर मायावती के उस वोट बैंक पर है जो धीरे धीरे टूटकर भाजपा की तरफ लुढ़क रहा है। समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले कह दिया था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कौन क्या कह रहा है ये उसकी पार्टी का विषय है, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हम बार बार उन लोगों से देखिए कहना हम लोग चाहते हैं, न उनका स्थिर मन है, न स्थिर विचार है, न स्थिर कोई काम है। जन भावनाओं का आदर करना सीख लें और इस तरह का जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं इससे राजनीति में कोई भला होने वाला नहीं है। अगर राजनीति के अस्तित्व को बचाना हो तो सही रास्ते पर चलें और जनता की भावनाओं का आदर करना सीखें। 2022 के चुनाव में सपा और भाजपा के बीच सिर्फ 9% वोट का अंतर बचा था जिसे अखिलेश खत्म कर देना चाहते हैं और उनका मानना यही है कि जिस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव लड़ा गया उसी के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने में ही भलाई है। देखिए, विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे उनकी रणनीति काफ़ी कुछ सफल थी। 36% वोट उनके अपने जो 378 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था वहाँ उनको मिले थे और चूंकि वोट अच्छे मिल गए उनको, इसलिए उन्हें लगता है कि ये रणनीति ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, बीएसपी के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। 19% वोट उनको और बीएसपी को अलग अलग 19% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनके वोट परसेंटेज भी बढ़े हैं और सीटें भी बढ़ी हैं। अखिलेश की कोशिश साफ है कि यूपी में ओबीसी मतदाता 45% के करीब है, जिनमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाट की हिस्सेदारी 27% से ज्यादा है, जबकि दलित वोटर 21% के आसपास है और मुस्लिम वोटर की संख्या 16% है। इन सबको जोड़ दिया जाए तो 82% हो जाती है और अखिलेश इनमें से ही 50% अपने लिए निकालना चाहते हैं। हो सकता है उनके मन में ऐसा हो क्योंकि वो सभी तरह के तजर्बे कर कर देख चुके हैं और इस बार उनको एंटी इनकम्बेंसी पे ज़्यादा विश्वास हो और उन्हें लगता हो कि रालोद के साथ मिलकर ही वो लगभग 40% वोटों तक पहुंच जाएंगे और ये बहुत लंबी दूरी भी नहीं है। बेशक भाजपा को प्रचंड वोट मिले हैं, सीटें मिली हैं, बावजूद इसके अंतर कोई बहुत अधिक नहीं है। यूपी का ओबीसी वोटर सत्ता के लिए किंग मेकर होता है और अखिलेश चाहते हैं कि यही वोटर 24 का ताज उनके सिर पर पहनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले ही यूपी की राजनीतिक तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। यहां पर 3 बड़े राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या इस सियासी माहौल से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? जहां एक तरफ
बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने सियासी दौर की तलाश में है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यूपी में सपा बनाम भाजपा का माहौल बनाने में लगी हुई है और तीसरी तरफ किनारे पर कांग्रेस यूपी में 80 सीटों पर गठबंधन की तलाश कर रही है कि किससे भी गठबंधन हो जाए। ये लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की सियासी पिक्चर है। तीनों बड़े दल तीन कोनों से अपने अपने सियासी वजूद की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश से पहले मायावती ने भी जन्मदिन के मौके पर ऐलान कर दिया था कि हाथी सियासी पिच पर अकेले ही दम दिखाने उतरेगा। खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। इसमें लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी और मजबूरी में कांग्रेस को भी अलग लड़ना पड़ेगा। फायदा किसे होगा ये नतीजे के दिन ही पता चलेगा। 22 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का काम किया, वो तो ठीक है, आंकड़े हैं, कुछ प्रतिशत से हम सरकार नहीं बना पाए और 78 से अधिक हमारे विधायक 1000, 1500, 200, 400 के अंतर में हार गए। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। रही बात किसको फायदा होगा नुकसान होगा, हमारा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ पे पार्टियों के गठबंधन की ज़्यादा ज़रूरत अब नहीं रही, क्योंकि जनता ही बाइपोलर डिवीजन में है। एक पक्ष जो बीजेपी के साथ है, दूसरा जो बीजेपी को चुनाव हराना चाहता है। तो जो चुनाव हराना चाहता है कोई एक ऐसी पार्टी ही पकड़ रहा है जिसके बारे में उसे लगता है कि इसके पास अपने वोट हैं, तो वो समाजवादी पार्टी उनको नजर आ रही है। यूपी में पिछले कुछ चुनावों के दौरान जबरदस्त सियासी बदलाव देखने को मिल चुका है। 2017 में जहां सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, तो 2019 में अखिलेश माया एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। लेकिन भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए किसी की एक ना चली। सारे गठबंधन हवा में उड़ने के बाद यूपी के छत्रपों ने एकला चलो रे का राग अलापा है। सीधा सीधा फायदा होना ही है। वो मिलके लड़े तो भी भाजपा 80 सीट जीतेगी और अलग अलग लड़े तो भी 80 सीट जीतेगी। यकीनन भाजपा को फायदा होगा। अगर विपक्ष के सभी मत एक साथ हो जाते हैं तो वो लगभग 60% हो जाते हैं पिछले विधानसभा चुनावों के अनुरूप अगर हम बात करें तो। ऐसे में भाजपा के लिए करारी हाथ की नौबत आ सकती है और अगर सभी विपक्ष बिखरा हुआ है तो यकीनन इसमें भाजपा को ही फायदा होगा। सबके अपने अपने समीकरण हैं और सबकी अपनी अपनी सियासत। मायावती जहां अकेले लड़कर सपा के मुस्लिम फैक्टर पर हाथी दौड़ाना चाहती है, तो सपा मायावती के दलित वोटर को साइकिल पर बैठाने के लिए बेताब है। लेकिन क्या ऐसा करके भाजपा की जीत के आगे बैरियर खड़ा किया जा सकता है? सब लोग अब हमेशा से लड़ते आए हैं, अलग अलग ही लड़े हैं। ये तो जनता है कि किसको वोट देती है और दलों को कितना देगी, हमें कितना देगी, भाजपा को क्या देगी, जनता के ऊपर है। यही एक डेमोक्रेसी की सुंदरता है। देखिए, हम तो सिर्फ अपने गठबंधन की बात करेंगे और 2022 में हमने अखिलेश जी का नेतृत्व स्वीकार किया और हम लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया। तो आगे अगर हम साथ चल रहे हैं तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे मजबूत जो एक विपक्ष खड़ा हो वो हम ही खड़े हैं। यूपी में हो रही ये सियासी उथल पुथल कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि न तो रालोद अब कांग्रेस के साथ है और न ही कोई दूसरा बड़ा दल। बसपा की तरह ही कांग्रेस ने भी दलित मुस्लिम वोटर को जोड़ने का दांव चला है। इसी के चलते दलित वर्ग से आने वाले ब्रिजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। राहुल वक्त वक्त पर दलित आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन सवाल है क्या कांग्रेस ऐसी स्थिति में है जो अकेले दम पर यूपी में भाजपा का मुकाबला कर पाए? अब जनता समझ चुकी है, फायदा नुकसान करना ये जनता के हाथ बात है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा के मुकाबले में अगर कोई है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, किसी ने अगर लड़ाई लड़ी है, देश को मजबूत करने के लिए कोई लड़ाई लड़ी है, तो वो है राहुल गांधी जी। हर किसी को यही लगता है कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन फायदे का सौदा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है और जब गठबंधन की बात आएगी तो सीटें भी ज्यादा देनी होंगी। ठीक वैसे जैसे विधानसभा चुनाव के वक्त
2017 में अखिलेश ने राहुल को दे दी थी और जिस बात का पछतावा अखिलेश को आज तक होता है वो उसे आगे नहीं दोहराना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यूपी में बुआ और बबुआ की जोड़ी खूब चर्चा में थी। हालांकि इस जोड़ी में बबुआ को कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन बुआ को बहुत ज्यादा फायदा मिला और वो 0 से 10 तक पहुंच गए। और यही अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय है कि कोई उनके सहयोग से गठबंधन से संजीवनी न प्राप्त कर जाए। इसीलिए तो अखिलेश यादव किसी भी बड़े सियासी दल से गठबंधन करने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव की ये रणनीति इस बार कामयाब हो पाएगी? ये 2019 की वो यादें हैं जिसे अखिलेश यादव बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। ये यूपी में सियासत का वो समीकरण था जिसने भाजपा की बेचैनी तो बढ़ाई थी, लेकिन जमीन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं हो सका। ये यूपी का वो गठबंधन था जिसे अखिलेश ने अपने फायदे के लिए तो इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी मलाई कोई और खा गया, क्योंकि सपा की साइकिल 5 सीटों पर ही ठहर कर रह गई, जबकि मायावती का हाथी 0 से 10 सीटों तक बढ़ गया। और शायद यही वजह है कि अब अखिलेश किसी दूसरे दल को यूपी में बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते। सही फरमाया आपने, क्योंकि बसपा 0 से 10 पे आ गई और हमारे एमपीज कम हुए, हमें नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं पार्टियों ने वफादारी का सबूत नहीं दिया, इसलिए अखिलेश जी आप लोगों से अलायंस करना नहीं चाहते। देखिए 2019 में समाजवादी पार्टी को भी 19% वोट मिले थे और बीएसपी को भी 19% वोट मिले थे, लेकिन सीटें बसपा को ज़्यादा मिल गई थी। वजह ये थी कि जो 80 सीटों की लिस्ट थी उसमें से जिताऊ सीटें बसपा ने पहले सेलेक्ट कर ली और अखिलेश जी ने पहले मायावती को ये प्रेफरेंस दिया था कि आप वो सीटें जो आप चाहती हैं आप खुद चुन लीजिए। उन्होंने चुन लिया, चूँकि ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय अखिलेश यादव, तो उन्हें लगता था कि जो भी सीटें होंगी हम लोग काफ़ी संख्या में जीतेंगे। लेकिन वोट सिर्फ 19% मिला और सीटें इनको 5 मिली। जो जिताऊ सीटें थी वो चूंकि बसपा ने सिलेक्ट किया था, इसलिए उनको 10 सीटें मिली। पिछले कुछ सालों में अखिलेश ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। 2 बार बड़ी पार्टी से गठबंधन कर उन्होंने अपने हाथ जलाए और तीसरी बार ये गलती ना करने की कसम खा ली है। देखिए साहब, अखिलेश जी तो बसपा के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहे थे ना। जब गठबंधन हुआ था बसपा के साथ, बहन जी कहते थे ये करना है जी बुआ जी, ये करना है जी बुआ जी। वो तो बहन जी ने जो सीटें हारी हुई इनको दे दी, वो इन्होंने ले ली, इसलिए इनकी 5 जीती, बसपा की दुगनी जीती, 10 जीती। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, वो यही नहीं चाहता कि उसके नज़दीक कोई पहुंचे। और अखिलेश अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे। और बसपा के साथ जुड़कर उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और बसपा के वोट ट्रांसफ़र भी उनकी तरफ नहीं हुए। और हालांकि जो सीटें उन्होंने बसपा को दी उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। सीधी बात यह है कि अखिलेश तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हैं। कभी वो नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं तो कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ। वक्त वक्त पर वो ममता बनर्जी की भी तारीफ करते हैं। यानी इशारा साफ है, लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद अगर स्थिति बनी तो तीसरे मोर्चे का गठन होगा, जिसकी रूपरेखा लिखी जा रही। लेकिन उसके लिए अखिलेश को यूपी की 80 सीटों में से ज्यादा पर साइकिल दौड़ानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोकसभा में अभी सपा के पास केवल 3 सीटें हैं। उपचुनाव में उसने रामपुर और आजमगढ़ जैसे किले को गंवा दिया। अब 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने 2 बड़ी चुनौती है। पहला तो जहां उनके किले और गढ़ थे वहां साइकिल को दौड़ाया जाए, और दूसरा समाजवादी पार्टी का वो दौर लौटाया जाए जो कभी मुलायम सिंह के जमाने में हुआ करता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।